सकता था कि किसी का भी खून जम जाए। सर्गे तुरंत समझ गया कि सामने खड़ा ये जानवर साधारण नहीं है, इसलिए उसने बिना देर किए अपने छोटे भाई को अपने पीछे छुपा लिया। वो जानता था कि अगर उसने गोली चलाई तो शायद अगला पल उसकी मौत हो सकता है, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख दी, जैसे वो उस शेर को बताना चाहता हो कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और हैरानी की बात ये थी कि शेर सच में शांत होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच बिना शब्दों के कोई अजीब रिश्ता बन गया हो। लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल में गोली की आवाज गूंज उठी। ये गोली चलाई थी सर्गे के पिता निकोलाई ने। गोली लगते ही शेर दर्द और गुस्से से पागल हो गया और बिजली की रफ्तार से सर्गे पर टूट पड़ा। उसके नुकीले दांत सीधे सर्गे के शरीर में घुस गए। ये देखकर निकोलाई घबरा गया और लगातार गोलियां चलाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घायल शेर सर्गे को अपने साथ उठाकर जंगल की गहराइयों में ले गया और उस पल उसके पिता को यकीन हो गया कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ। शेर का खून सर्गे के घावों में उतर चुका और उसी पल उसके शरीर के अंदर कुछ रहस्यमय होने लगा, जैसे इंसान और जानवर के बीच सारी सीमाएं टूट रही हों। शायद शेर ने भी इस बदलाव को महसूस कर लिया था, इसलिए उसने अचानक सर्गे को जमीन पर छोड़ दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। और चमत्कारिक तरीके से सर्गे बच गया। लेकिन घर लौटने के बाद भी उसकी जिंदगी नरक से कम नहीं थी, क्योंकि उसका पिता सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेहद खतरनाक आदमी था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह बेरहम और खून का प्यासा बने। वो हमेशा सर्गे से एक ही बात कहता था, या तो शिकारी बनो या शिकार। लेकिन सर्गे दिल से कभी अपने पिता जैसा इंसान नहीं बनना चाहता था। फिर एक दिन उसने उस शेर की मरी हुई बॉडी देखी जिसे उसके पिता ने ट्रॉफी बनाकर सजाया हुआ था। उसी पल उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा फट पड़ा। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और कसम खाता है कि वो कभी अपने पिता जैसा राक्षस नहीं बनने वाला है। लेकिन वहां भी लोग उसे साधारण इंसान समझने की गलती कर बैठते हैं। दो गुंडे उसे डराने आते हैं, लेकिन अगले ही पल ट्रेवन दोनों को ऐसे हवा में उठा देता है जैसे उनका वजन ही ना हो। फिर उसे जेल के सबसे खतरनाक आदमी सीमन के पास ले जाया जाता है, लेकिन असली शिकारी तो खुद ट्रेवन था। मौका मिलते ही वो हमला कर देता है। बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते हैं उससे पहले जमीन पर पड़े थे। पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स गोलियां चलाते हैं, लेकिन ट्रेवन दीवार पर जानवर की तरह दौड़ने लगता है और फिर अपनी ताकत से पूरी दीवार तोड़ देता है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो जेल से बाहर निकला था, लेकिन बाहर उसका इंतजार मौत का थी। एक भयानक बर्फीला तूफान सफेद अंधेरे के बीच अचानक उसके सामने एक विशाल टुंड्रा भेड़िया खड़ा हो जाता है, लेकिन हमला करने के बजाय वो शांत हो जाता है, क्योंकि अब जानवर ट्रेवन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना राजा मानने लगे थे। मिशन पूरा करने के बाद जब ट्रेवन वापस मैदान में लौटा तो उसने फिर वही खौफनाक मंजर देखा। शिकारी एक बार फिर जानवरों का कत्ल कर रहे थे। इस बार ट्रेवन ने किसी को भागने का मौका नहीं दिया। वो अकेला पूरी टोली पर टूट पड़ा और कुछ ही सेकंड में मैदान लाशों से भर गया। लेकिन उनका लीडर किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ट्रेवन कभी अपने शिकार को अधूरा नहीं छोड़ता। और ट्रेवन ने अपने शिकार की लिस्ट से उस आदमी का नाम काट दिया और जाते वक्त आराम से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, क्योंकि अब वो एक ऐसी खुशबू का पीछा कर रहा था जिसे वो पिछले 16 सालों से ढूंढ रहा था। आखिरकार वो एक महिला के सामने जाकर रुका। फिर उसने धीरे-धीरे अपनी जेब से एक पुराना कार्ड निकाला जिसे वो बचपन से हल्का करके रखे हुए था। कार्ड को देखते ही उस महिला की आंखें फैल गईं, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि कैलिप्सो थी। उसी पर उसे समझ आ गया कि सामने खड़ा आदमी वही छोटा लड़का है जिसे सालों पहले शेर खा लिया गया था। असल में उस दिन जब आया ट्रेवन शेर के मुंह में था, तब कैलिप्सो भी अपने परिवार के साथ इसी रास्ते से गुजर रही थी। सफर पर निकलने से पहले किसी दादी ने भविष्य देखकर उसे एक रहस्यमय कार्ड दिया और कहा था कि ये कार्ड उसे घर भेजने से जाएगा। सिर्फ नहीं, उन्होंने उसे एक रहस्यमय औषधि भी दी थी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चली आ रही थी। शायद किस्मत बहुत पहले ही अपनी एक लिखी थी। जंगल में कैलिप्सो ने उस शेर को देखा जिसके मुंह में छोटा ट्रेवन था। हैरानी की बात ये थी कि शेर बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि जब उसकी नजर कैलिप्सो पर पड़ी तो उसकी आंखों में मदद की आग आई थी। ये देखकर कैलिप्सो तुरंत आगे बढ़ा और उसने वो रहस्यमय दवा ट्रेवन को पिला दिया। जाते वक्त अपना कार्ड उसके हाथ में दिया ताकि उसकी किस्मत उसका साथ दे सके। हालांकि डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सख्त इतने गहरे थे कि आखिरकार उसे मृत घोषित किया गया। डॉक्टर मशीनें हटाने वाले थे कि तभी अचानक उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद से ट्रेवन के दिल में सिर्फ एक सवाल, आखिर किसके साथ हुआ था? इसी रहस्य का जवाब देने के लिए वो पूरे 16 साल तक कैलिप्सो तलाश रहा था और अब जब जाकर आखिरकार उसे मिल गई। लेकिन अब कैलिप्सो पहले जैसी नहीं रही। वो लंदन की एक मशहूर वकील बनी थी। हाल ही में उसके दिल की बेरहमी से क्या कर गई। तभी ट्रेवन शांत आवाज में उसे कहता है, मैंने उसका बदला ले लिया है। पहले तो कैलिप्सो की बात समझ नहीं पाई, लेकिन फिर ट्रेवन ने बताया कि जिसने उसके गुम को मारा था वो सीमन था, वही आदमी जिसे उसने जेल में किया। कैलिप्सो को उसकी बात पर भरोसा नहीं, लेकिन जब घर पहुंचकर कमरे देखती है तो उसे पता चलता है कि सीमन सच में जेल के अंदर मारा जा चुका है। अब वो दोबारा ट्रेवन से मिलना चाहती है। वो मानती थी कि सीमन जैसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रेवन के तरीके को सही नहीं मान सकता। खासकर तब जब उसने ये सब सिर्फ उसका एहसान छिपाने के लिए किया था, लेकिन इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सीमन की मौत की खबर अब एक और खतरनाक आदमी तक पहुंच चुकी थी। उसका नाम था राइनो, जो कभी ट्रेवन के पिता की जेल करने वाला छोटा गुंडा हुआ करता था, लेकिन अब वो खुद अंडरवर्ल्ड पर राजा बनना चाहता था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने सीमन के पुराने आदमी मारे को अपने साथ लाने का फैसला किया। पहली नजर में राइनो के शरीर पर सीधा इंसान जैसा दिखता था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि उसके अंदर इतना भयानक राक्षस छुपा हुआ है। लेकिन तभी उसने अपनी पीठ पर लगे बैच से जुड़ी पाइप निकाली और अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसकी चमड़ी थर जैसी सख्त हो गई। ये देखकर मारे के आदमी घबरा गए और उन्होंने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। राइनो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आराम से उठ खड़ा हुआ। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, फिर उसने अपनी शर्ट हटाई और अपनी चमड़ी में फंसी गोलियों को हाथ से निकालने लगा। ये देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे ही उसने पाइप वापस जोड़ी, उसका शरीर सामान्य हो गया। अब हमारे के पास उसके साथ काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ समय बाद हमारे ट्रेवन के पिता निकोलाई से मिलने पहुंचा। निकोलाई ने उनके बॉस की मौत पर दुख जताया और उन्हें अपने संरक्षण करने की बात कही, लेकिन असल में उन्हें अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। मगर बात करते करते ही निकोलाई को एहसास हो गया
गया कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक राइनो के भेजे हुए कातिलों ने हमला कर दिया। पूरे इलाके में गोलियां चलने लगी, हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। लेकिन निकोलाई पहले से तैयार था। इसी बीच उसका छोटा बेटा दिमित्री डर कर छुप गया। ये देखकर निकोलाई बेहद निराश हुआ। वो चाहता था कि उसका बेटा एक शिकारी की तरह लड़े, ना कि डर कर छुप जाए। जब राइनो को पता चला कि हमला नाकाम हो गया है तो उसे गुस्सा जरूर आया, लेकिन हैरानी बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि निकोलाई कोई आम इंसान नहीं। तभी उसके आदमियों ने उसे एक यूएसबी दी जिसमें क्रेवन के जेल से भागने की फुटेज थी। वीडियो देखते ही राइनो की आंखें फैल गईं। अब उसे पता चल चुका था कि वो खतरनाक शिकारी असल में निकोलाई का बेटा है, और अगर बाप बेटा दोबारा एक हो गए तो पूरा अंडरवर्ल्ड उनसे बच जाएगा। इसलिए राइनो ने एक अजीब हथियार को भेजा, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में देखते ही इंसान उसके कंट्रोल में चला जाता था। उधर क्रेवन को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। अपने भाई के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने के लिए वो बिना किसी सहारे के सीधे एक विशाल इमारत पर चढ़ गया। उसने बड़ी चालाकी से अपने पिता की सारी सिक्योरिटी को चकमा दी और आखिरकार दिमित्री से मिला। तभी पता चलता है कि जिस रात क्रेवन घर छोड़कर भागा था उस रात दिमित्री भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन क्रेवन ने उसे मना किया था। इन सालों में दिमित्री को अपने पिता से सिर्फ डांट और अपमान था। ये सोचकर क्रेवन के दिल में अपराध भर गया। हालांकि निकोलाई हमेशा दिमित्री का आत्मविश्वास तोड़ता रहा, लेकिन दिल से दिमित्री आज भी अपने पिता का प्यार चाहता था। मगर क्रेवन बहुत पहले ही अपने पिता का असली चेहरा समझ चुका था। उसने अपने भाई से कहा कि वो उस आदमी से जितना दूर रह सके उतना रहे, क्योंकि निकोलाई सिर्फ एक निर्दयी शख्स है। लेकिन तभी अचानक उनके पिता वहां पहुंच गए। क्रेवन नहीं चाहता था कि उसके भाई का जन्मदिन खराब हो, इसलिए उसने जबरदस्ती छिपाई पर मुस्कान लाई। पार्टी खत्म होने के बाद वो पूरी रात अकेले पार्क पे बैठा रहा, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। जब वो दिमित्री से मिलने उसके कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा बिखरा था और दिमित्री गायब था। बिस्तर पर खून के निशान देखते ही क्रेवन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बिना एक सेकंड गवाए सीधे बालकनी की तरफ भागा। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर पड़ी। कुछ लोग दिमित्री को जबरदस्ती एक कार के अंदर ले रहे थे। ये देखते ही क्रेवन ने बिना सोचे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वो जमीन पर ऐसे उतरा जैसे कोई जंगली शिकारी अपने शिकार पर टूटता है, लेकिन वो एक पल तेज छोड़ा था। किडनैपर्स की कार तेज रफ्तार में वहां से निकल चुकी थी, मगर क्रेवन हारने वाले वालों में से नहीं था। उसने अपनी जानवर जैसी रफ्तार छोड़ दी और पूरी ताकत से कार के पीछे दौड़ पड़ा। इसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच का फासला कम होने लगा। इसकी सांसें भारी हो चुकी थी, आंखों में सिर्फ गुस्सा था। अगले ही पल वो दौड़ते हुए सीधे कार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी गाड़ी हिल गई। फिर वो एक छलांग में कार की छत पर जा पहुंचा। उसने खिड़की तोड़कर अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। खुद को संभालने के चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर घसीटता हुआ दूर जा गया। उधर किडनैपर्स दिमित्री को लेकर एक सुनसान बंदरगाह पर पहुंच गए थे, लेकिन क्रेवन अब भी उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था उसने पास पड़ी जाल वाली रस्सी उठाई और उसे हेलीकॉप्टर के ढांचे में फंसा दिया। फिर उसने अपने पैर जमीन में जमा दिए और पूरी ताकत लगाकर हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया। हेलीकॉप्टर की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन क्रेवन अकेला उसे नीचे खींचे हुए था। तभी अंदर बैठे हत्यारे ने बंदूक निकाली, लेकिन क्रेवन पहले ही तैयार था। उसने रस्सी को मजबूती से बांधा, गोलियों से बचते हुए एक लोहे की पाइप उठाई और फिर हवा में छलांग लगाई। हेलीकॉप्टर में बैठा गनर कुछ समझता था, उससे पहले ही क्रेवन ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन आखिरकार हेलीकॉप्टर रस्सी तोड़कर उड़ गया। आखिरी कोशिश में क्रेवन भी उससे लटक गया। वो सैकड़ों मीटर तक समुद्र के ऊपर नीचे जा रहा था। तेज हवाएं उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन इसने पकड़ नहीं छोड़ी। फिर अचानक एक बड़े बॉय से टकराकर उसका हाथ फिसल गया और वो सीधे समुद्र में जा गिरा। बेबस होकर वो सिर्फ इतना देख पाया कि उसका भाई उससे दूर ले जाया जाएगा। अब उसके पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी, कैलिप्सो। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। उसने कहा कि अपने सारे संपर्क इस्तेमाल करके किडनैपर का ठिकाना ढूंढो। कैलिप्सो मदद के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे समय चाहिए था। उधर क्रेवन अपने पिता निकोलाई के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि निकोलाई को पहले से सब मालूम है। किडनैपर्स ने दिमित्री की कटी हुई इमेज थी और बदले में 20 मिलियन डॉलर की मांग की थी। इतनी रकम न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक माफिया बॉस के लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन निकोलाई के लिए उसकी दहशत और इज्जत पैसे से ज्यादा थी। उसका मानना था कि अगर उसने फिरौती दी तो पूरी अंडरवर्ल्ड में उसकी कमी जाहिर हो जाएगी, और वैसे भी उसे भरोसा नहीं था कि पैसे देने के बाद दिमित्री जिंदा जाएगा। काफी देर सोचने के बाद फैसला किया वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ करेगा। ये सुनते ही क्रेवन के अंदर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि उसका पिता अपने ही बेटे को मरने के लिए छोड़ चुका है। उसी पल क्रेवन समझ गया कि अगर दिमित्री को बचाना है तो उसे अकेले ही काम करना होगा। तभी कैलिप्सो की तरफ से खबर आई। उसके एक दोस्त ने आखिरकार किडनैपर का ठिकाना ढूंढ लिया था, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकला उसका सामना उसी रहस्यमयी हत्यारे से हो गया जिसकी आंखों में देखते ही इंसान उसके कंट्रोल में जाता था। और तभी सच्चाई सामने आई। कैलिप्सो का दोस्त पहले ही दुश्मन मिल चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने वाले गद्दारों से नफरत करते हैं। किडनैपर्स का अड्डा एक खतरनाक पहाड़ी चट्टान के ऊपर था, लेकिन क्रेवन के लिए ये कोई मुश्किल नहीं। वो छिलकली की तरह दीवारों से चिपककर तेजी से ऊपर चढ़ गया और कुछ ही देर में दुश्मनों के अड्डे के अंदर पहुंच गया। एक गार्ड ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, हवा में उड़ता हुआ ब्लेड सीधा उसके गले में जा चला। क्रेवन अंधेरे में किसी भूत की तरह घूम रहा था। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि सबसे सतर्क पहरेदार भी खतरे में महसूस नहीं कर पाए। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी भी कभी-कभी निकल देता है। आखिरकार उसकी मौजूदगी पकड़ ली गई। पूरा अड्डा अलार्म की आवाज से गूंज उठा, लेकिन दुश्मनों ने उसकी ताकत को हल्के में ले लिया था। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज बंद हो गई और चारों तरफ से लाशें थी। उमारे ने खुद उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन क्रेवन के एक जबरदस्त गनर ने उसे हवा में उड़ा दिया। क्रेवन उसके पास पहुंचा और अपने भाई के बारे में पूछने वाला था कि तभी उसके अंदर का शिकारी खतरे को महसूस किया। एक रॉकेट सीधा उनकी तरफ आ रहा था। बचने का समय ही नहीं था। अगले ही पल इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरी चट्टान कांप उठी। क्रेवन और उमारे दोनों नीचे जा गिरे। विस्फोट की वजह से पूरा पहाड़ टूटने लगा। चारों तरफ पत्थरों की बारिश होने लगी, लेकिन उसी पल क्रेवन ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। उसने अपने शरीर से उमारे को ढक लिया ताकि वो बलबे से बच सके। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता क्लियर और क्रेवन खुद मलबे के नीचे छिप गया।
कुछ देर बाद वो हत्यारे उसकी लाश ढूंढते हुए पहुंचे। वे उसकी बॉडी की तस्वीर लेकर अपने बॉस को भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली शिकारी अभी जिंदा था। अचानक ट्रेवन उनके पीछे खड़ा दिखाई दिया। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो उन्हें खत्म कर चुका था। उधर दिमित्री को राइनो के सामने लाया गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि राइनो ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पहली बार उसके अंदर इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखाई दी। राइनो को लगता था कि दिमित्री की जिंदगी कहीं न कहीं उसकी अपनी कहानी जैसी है। दोनों ही अपने पिता की नजरों में कभी जरूरी नहीं थे। दोनों ने हमेशा खुद को कमजोर और अकेला महसूस किया था। शायद यही वजह थी कि पहली बार राइनो किसी इंसान से नफरत नहीं बल्कि जुड़ाव महसूस कर रहा था। इसलिए दिमित्री का भरोसा जीतने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि वो जन्म से ऐसा राक्षस नहीं था, उसका खतरनाक जैविक प्रयोग किए गए जिन्होंने उसे आज का राइनो बनाया। उन प्रयोगों ने उसे इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत तो दे दी, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत भयानक थी। उसका शरीर हर पल असहनीय दर्द से गुजरता था, ऐसा दर्द जो उसे धीरे-धीरे अंदर से खत्म कर रहा था। वो अपने डरावने रूप से नफरत करता था, लेकिन उसने जिंदगी की कड़वी सच्चाई समझी। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर इंसानों की इज्जत होती है। राइनो चाहता था कि दिमित्री वही प्रक्रिया अपनाए और इतनी ताकत हासिल करे कि एक दिन वो निकोलाई का पूरा साम्राज्य छीन ले। लेकिन तभी अचानक उसके आदमी घबराते हुए कमरे के अंदर और बोले कि कोई घुसपैठ या अड्डे में दाखिल हो चुका है। पूरा कमरा तुरंत हथियारों से भर गया। राइनो को पूरा यकीन था कि ये ट्रेवन होगा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, कोई और था, वो रहस्यमयी विदेशी हत्या। उसने धीरे-धीरे अपना चश्मा उतारा और अगले ही पल मौजूद हर इंसान भ्रम की दुनिया में फंस गया। किसी को दीवारें टूटती दिख रही थी, किसी को अपने डरावने सपने। वो गलियारे में किसी भूत की तरह चलता हुआ सीधे दिमित्री के सामने जाकर रुका। फिर उसने राइनो को चेतावनी दी कि जब तक ट्रेवन पकड़ा ना जाए, दिमित्री जिंदा न होगा, क्योंकि उसने ट्रेवन की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ ली, उसका भाई। इसके बाद उसने अपनी जेब से साइबेरिया का एक अजीब पौधा निकाला। वही दुर्लभ पौधा जिससे ट्रेवन अपने जहन में तीर बना था। विदेशी हत्यारे ने धीमी आवाज में कहा, जहां ये पौधा उगता है वहीं ट्रेवन छुपा होगा। उधर ट्रेवन को डर था कि दुश्मन कैलिप्सो को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उसे अपने गुप्त ठिकाने साइबेरिया ले गया। वहां हर तरफ रिसर्च मशीन, शीशे में रसायन और दुर्लभ जड़ी-बूटियां रखी थी। तभी कैलिप्सो को पता चला कि ट्रेवन इतने सालों से एक ही चीज पर काम कर रहा था। वो रहस्यमयी औषधि को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बचपन में उसकी जान बचाई थी। लेकिन परेशानी ये थी कि कैलिप्सो को भी उसका पूरा नुस्खा नहीं पता था, क्योंकि उसकी दादी के साथ ही वो रहस्य हमेशा के लिए खो चुका था। इसी बीच राइनो और वो विदेशी हत्यारा वहां पहुंच चुके थे और इस बार के पास एक नया और बेहद खतरनाक जहर था। ऐसा जहर जो इंसान के अंदर छुपे सबसे बड़े डर को जिंदा कर देता था। धीरे-धीरे शरीर के अंग करना बंद कर देते थे और इंसान अपने ही डरावने सपनों में तड़प कर मर जाता। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में कुछ और भी मौजूद है, कुछ बेहद खतरनाक। अचानक पेड़ों के बीच से एक चीता बिजली की रफ्तार से निकला और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गया। इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर दिमित्री जंगल में भाग निकला। राइनो ने तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सीधे ट्रेवन के जाल में कदम रख रहे हैं। शिकार शुरू हो चुका था। घने जंगल के अंदर ट्रेवन किसी परछाई की तरह घूम रहा था। हत्यारे बंदूक उठाने की कोशिश भी नहीं कर पाते, उससे पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। किसी के गले में तीर धंस जाता, किसी को अंधेरे में घसीट लिया जाता। कुछ ही मिनटों में जंगल लाशों से भर गया। बाकी बचे लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राइनो समझ गया कि उसके आदमी बचने वाले नहीं, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके पर बम बरसाने का आदेश दिया। अगले ही पल जंगल धुआं से कांप उठा, हर तरफ आग और धुआं फैल गया। लेकिन ट्रेवन की रफ्तार इंसानों की सोच से कहीं आगे थी। हर धमाके से आसानी से बचता चला गया, लेकिन तभी वापस लौटते वक्त अचानक एक जहरीला तीर उसके शरीर में धंस गया। कुछ सेकंड में उसकी आंखें धुंधली होने लगी, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और फिर उसके चारों तरफ मकड़ियां गिरने लगी। ट्रेवन एक डरावने भ्रम में फंसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। विदेशी हत्यारे की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वो उसकी आत्मा तोड़ देना चाहता हो। ट्रेवन ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसने पूरी ताकत से वार किया। सामने कोई इंसान नहीं बल्कि लकड़ी के खंभे थे। उसकी मानसिक दीवारें टूटी थी और जैसे ही वो विदेशी हत्यारा उसे खत्म करने आगे बढ़ा, अचानक एक ही हवा को छीनता हुआ आया और सीधा उसके माथे में जा चला। कैलिप्सो समय पर पहुंची थी। ट्रेवन की हालत देखकर उसने तुरंत वही रहस्यमयी औषधि उसे पिला दी। धीरे-धीरे उसकी आंखें फिर से साफ होने लगी और वो मौत की मुंह से वापस लौट आया। उधर राइनो को उसके आदमियों से खबर मिली कि ट्रेवन मर चुका है। अब वो दिमित्री को लेकर वापस लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़े एक खौफनाक दृश्य पर गई। दूर मैदान में जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड तूफान की तरह उनकी तरफ दौड़ता चला रहा था। धरती कांप रही थी, गाड़ियों के शीशे हिलने लगे। राइनो समझ गया कि इस रफ्तार के सामने कोई इंसान जिंदा नहीं हो सकता। उसने बिना समय गवाए अपनी पीठ से जुड़ी पाइप निकाली और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त होने लगा। उधर इंसानों की गाड़ियां पागल भैंसों के सामने कागज की तरह उड़ रही। ट्रेवन तेजी से राइनो के पीछे पहुंच गया। उधर राइनो एक पलटी हुई कार पर खड़ा था। उसके भारी शरीर से निकलती सांसें किसी जंगली जानवर जैसी लग रही। जैसे ही दोनों की नजरें आपस में मिली, पूरा मैदान युद्धभूमि बन गया। ट्रेवन ने बिना एक सेकंड गवाए हवा में छलांग लगाई और पूरी ताकत से एक जबरदस्त फ्लाइंग किक राइनो के सीने पर मारी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि राइनो कई मीटर दूर जा गिरा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके चेहरे पर दर्द नहीं, मुस्कान। उसी वक्त पास खड़ी कार बेकाबू होकर पलटने लगी, लेकिन राइनो ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने पूरी ताकत से कार को धक्का दिया और उसी टक्कर की ताकत से ट्रेवन दूर जा गया। अगले ही पल राइनो ने पूरी कार उठाकर हथियार की तरफ घुमा ली, लेकिन ट्रेवन भी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो बिजली जैसी फुर्ती से उसके हर हमले से बचता हुआ सीधा उसके सामने पहुंच गया। फिर उसने लगातार वार करने शुरू कर दिए। मुक्के, लातें, कोहनियां, हर हमला इंसान की हड्डियां तोड़ देने के लिए काफी था। लेकिन राइनो पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा अगले ही पल राइनो ने ऐसा वार किया कि ट्रेवन दर्जनों मीटर दूर जाकर जमीन पर घसीटता चला गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, राइनो जानवर की तरह उठ पड़ा। ट्रेवन को पलटवार करने का एक मौका तक मिल रहा था। फिर राइनो पूरी ताकत से दौड़ा और ट्रेवन को ट्रक समेत हवा में उछाल दिया। भारी ट्रक सीधे उसके ऊपर आ गया। पूरा मैदान धूल और धुएं से भर गया। राइनो को लगा लड़ाई खत्म हो चुकी है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान
फैल गई, लेकिन तभी मलबे के नीचे हलचल होने लगी और अगले ही पल क्रेवन दोबारा उठ खड़ा। उसके चेहरे से खून बह रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शिकारी वाला गुस्सा था। हालांकि अगले ही पल राइनो ने उसे फिर दबोच लिया। उस राक्षसी ताकत के सामने क्रेवन लगभग हार चुका था। उसकी सांसें रुकने लगी थी, आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन तभी उसकी नजर राइनो की कमजोरी पर पड़ी। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और पास पड़ी लोहे की रॉड सीधा राइनो के कमजोर हिस्से में घुसा दी। राइनो दर्द से जोर से दहाड़ उठा और उसने तुरंत क्रेवन को छोड़ दिया, लेकिन इस दर्द ने उसे और ज्यादा पागल बना दिया। क्रेवन तुरंत उठा और एक स्टील केबल निकाली। अपनी जानवर जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसने वो केबल राइनो के शरीर पर कसकर लपेट दी। फिर उसने केबल का दूसरा सिरा हवा में उछाल दिया, जहां वो दौड़ती हुई एक विशाल भैंस से जाकर बंध गया और अगले ही पल पूरा जंगली झुंड राइनो को घसीटता हुआ ले गया। धरती कांपने लगी। राइनो चीखता था, लेकिन सैकड़ों भैंसों के सामने उसकी ताकत भी बेकार हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पत्थरों और जमीन पर घसीटता चला गया। सैकड़ों भैंसों के पैरों तले कुचलने के बाद वो मुश्किल से जिंदा बचा। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्रेवन सीधे अपने पिता निकोलाई के पास पहुंचा और वहीं उसे सबसे भयानक सच पता चला। जेल से भागने वाली फुटेज राइनो तक उसी के पिता ने पहुंचाई थी। जब क्रेवन ने जवाब मांगा तो निकोलाई ने साफ इनकार नहीं किया, क्योंकि असल में वो शुरू से जानता था कि वो रहस्यमय शिकारी उसका अपना बेटा है। इसलिए उसने चोरी छिपे राइनो से संपर्क किया और बिजली को चारे की तरह इस्तेमाल करके क्रेवन को मरवाने की योजना बनाई। ये सुनकर क्रेवन अंदर से टूट गया। जिस आदमी को पूरी जिंदगी रक्षा सोचता था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। लेकिन इतनी नफरत के बाद भी वो अपने पिता को मार नहीं पाया। वो चुपचाप वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी अचानक जंगल में एक भयानक भालू की दहाड़ हो चुकी। निकोलाई घबराकर अपनी राइफल उठाता है, लेकिन जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि बंदूक खाली है। उसी पल क्रेवन अपनी पकड़ ढीली छोड़ देता है और अगले ही सेकंड वो विशाल भालू निकोलाई पर पट पड़ता है। निकोलाई की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती है और क्रेवन बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। एक साल बाद क्रेवन अपने भाई के जंगल पर पहुंचता है, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो कमजोर और डरपोक दिमित्री अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो अपने पिता का पूरा क्रिमिनल साम्राज्य संभाल रहा था। उसके आसपास खतरनाक लोग खड़े थे और हर कोई उसकी बात मान रहा था। क्रेवन ये देखकर हैरान रह गया। वो कभी नहीं चाहता था कि उसका भाई अगला निकोलाई वाली पार्टी खत्म होने के बाद वो दिमित्री से अकेले में बात करने पहुंचा। लेकिन वहां जो सच सामने आया उसने क्रेवन के पैरों तले जमीन खिसका दी। असल में दिमित्री काफी समय पहले ही डॉक्टर के खतरनाक प्रयोग का हिस्सा बन चुका था। क्रेवन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस छोटे भाई